शुभ संध्या प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आनंद आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि प्रत्येक मंगलवार को एक बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिस सीरीज का नाम है प्रतिभा की परख सीरीज, और इसके अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण से लेकर साहित्य तक के प्रश्नों के समागम की चर्चा करते हैं और आप लोगों का ढेर सारा स्नेह हमें मिल रहा है, जिससे ये सीरीज अनवरत बनी है और आगे भी बनी रहेगी। आप लोग अपना प्यार और दुलार बरसाते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, जैसे अन्य प्रतियोगी छात्र एवं छात्रा इस सीरीज से जुड़ सके और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला का लाभ ले सके। एक बार फिर से आप लोग शेयर कर दीजिए। आज प्यारे साथियों 1 से 51 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज बहुत ही आनंद आने वाला है। आज बेहतरीन प्रश्नों को हम करते हुए चलेंगे, तो एक बार फिर से जोर लगा के सब लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। शेयर करिए और आगे बढ़ते हैं हम साहित्य तक के समागम पर। व्याकरण से लेकर साहित्य का समागम। भैया आप देखो, ये पहला प्रश्न आपका आ गया। आज फालतू बातें बिल्कुल नहीं, जो भी होगा, जो भी चर्चा होगी प्रश्नों से। ये पहला प्रश्न दिया गया, मित्र का पर्यायवाची होगा। तो भैया ये बताओ, पर्यायवाची कहते किसे हैं? जैसे एक व्यक्ति या वस्तु हो, उसके एक से अधिक नाम हो लेकिन हो वही। जैसे हम हैं, आप हैं, सबका लिखित नाम अलग होता है, बुलाने वाला नाम अलग होता है, माने कि अन्य नाम होता है। मित्र मंडली के बीच अलग नाम होता है और कुछ गुप्त नाम भी होते हैं। तो वैसे नाम माने कि व्यक्ति या वस्तु एक ही हो लेकिन उसके गुण धर्म दशा के आधार पर उसके अलग अलग नाम हो, तो उसे क्या कहेंगे? पर्यायवाची या समानार्थी। अब मेरे भाई ये यहाँ पे लिखा क्या गया है? लिखा गया है मित्र का पर्यायवाची बताओ। भाई मित्र का पर्यायवाची आपको बताना है, तो क्या अमर्त्य होगा या जीविनेश होगा या मातरी होगा या वयस्य होगा? कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या होगा। तो भाई उत्तर क्या होगा आपका? वयस होगा। वयस के अगर अर्थ की बात करें तो समान उम्र। क्या भैया? समान उम्र, समान उम्र का व्यक्ति, समान उम्र का जो व्यक्ति होगा वो वयस्क कहलाएगा। हम उम्र जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई? हम उम्र कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अमर्त्य किसे कहेंगे? जो मरे ही ना, जो मृत्यु पे भी विजय पाले, जो मृत्यु पर भी विजय पाले। चलिए आगे आगे भैया, आगे प्रश्न पर चलते हैं। लिखा गया है, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहिरंग का विलोम क्या होगा? विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उल्टा। यानी कि संसार में जितने शब्द पाए जाते हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितने वस्तु हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव, सब का उल्टा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर का उल्टा तो होता है। जरूरी नहीं है कि सभी शब्द, सभी व्यक्ति, सभी वस्तु, सभी पशु, सभी पक्षी सबके उल्टे हों, नहीं होता। तो बहिरंग, बहिरंग माने बाहर का, अंतरंग माने अंदर का। बहिरंग माने बाहर का, अंतरंग माने अंदर का। रंगारंग माने क्या होता है? रंग से भरा हुआ, रंग से भरा हुआ। जल तरंग माने क्या होता है? जल की लहर। जल तरंग माने क्या होता है? जल की लहर। और राग रंग माने कि सुर। राग जो लय आए, लय का रंग, लय का प्रभाव दिखे, उसे राग रंग कहेंगे। रंग माने प्रभाव भी होता है मेरे भाई, रंग माने प्रभाव होता है। था ना बढ़िया प्रश्न? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भैया लिखा गया, निम्न शब्दों में अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो भैया ये देखो, अरे अनेकार्थी मतलब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो हमें ये बताओ अनेकार्थी में क्या है? यहाँ पे दीर्घ संधि भी होगा इस शब्दों में। हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे अनेक धन, अनेक धन अर्थी। छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा। तो दीर्घ संधि का उदाहरण, और नहीं है पे ध्यान देंगे भैया। तो इंद्र, भाई इंद्र का एक से अधिक अर्थ होता है। इंद्र माने श्रेष्ठ होता है, इंद्र माने बड़ा होता है, ठीक है।
श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। और इंद्र एक देवता तो है, ये है, इंद्र एक देवता है, ये अनेकार्थी शब्द है। सिंह की बात करें, ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण देखिएगा द्विज शब्द का अनेकार्थी है। और सूर्य अर्क का है, देखिएगा ब्राह्मण किसका अनेकार्थी है, एक शब्द आता है द्विज, द्विज का अनेकार्थी ब्राह्मण है। और सूर्य किसका अनेकार्थी है, अर्क शब्द का अनेकार्थी है, ठीक है। और इंद्र जो है वो श्रेष्ठ शब्द का अनेकार्थी है। लेकिन सिंह शब्द अनेकार्थी नहीं है, सिंह शब्द अनेकार्थी नहीं है, वो एकार्थी शब्द है। सिंह शब्द एकार्थी शब्द है। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भैया आप देखिए मजा आ रहा है ना, ये आपके संधि वाले प्रकरण से आ गया। और शब्द दिया गया है क्या, शब्द दिया गया है दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि प्रक्रिया से बने शब्दों को तोड़ने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। अब ये बताइए क्या दिग धन अंबर होगा, नहीं होगा। दिग धन अंबर होगा भैया, हाँ होगा। कैसे होगा, का गा में परिवर्तन हो जाएगा। नियम क्या कहता है, यदि वर्गीय व्यंजन के पहले अक्षर के बाद पंचमा अक्षर को छोड़कर कोई सघोष वर्ण आए तो उनका परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में हो जाता है। तो का परिवर्तन गा में हुआ। अब सभी स्वर सघोष होते हैं ना, का परिवर्तन गा में हो गया और व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 लग गया। बाकी तीनों क्या है, गलत हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, ये जबरदस्त प्रश्न है। देखो प्रश्न पढ़ो और प्रश्न का उत्तर दो, आकलन करो। लिखा क्या गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे हम मात्रा गिनेंगे। हमने एक ट्रिक बताई पढ़ाते वक्त कि भैया देखो, जैसे दोहा की ट्रिक क्या है, हमने बताया दो आधा 13 11 13 11, यानी कि पहले और तीसरे में ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये क्या भैया तीसरा चरण, ये आपका चौथा चरण। तो दोहा कहता है पहले, क्योंकि विषम मात्रिक छंद है। अब देखो दो से दोहा, आधा से अर्ध सममात्रिक, यानी कि जिन छंद के पहले और तीसरे में चरण में समान मात्रा, दूसरे और चौथे में समान मात्राएं, उनको कहेंगे दोहा। तो अब देखिएगा चौपाई की एक ट्रिक है, मैंने आपको बताया सच 16। क्या बताया भैया, ये ट्रिक याद रखिएगा, सच 16, सा से सममात्रिक, चा से चौपाई, क्योंकि सभी छंदों में 4 चरण होते हैं छप्पे और कुंडलिया को छोड़कर। तो ये सच 16, प्रत्येक पंक्ति में सा से सममात्रिक, चा से चौपाई, प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं। और रोला की ट्रिक हमने बनाया सर 11 13 24, सर 11 13 24, यानी कि सा से सममात्रिक, रा से रोला, 11 13 यत के साथ प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। अब हर गीतिका की मैंने ट्रिक बनाया, हमने लिखा सह 16 12 28, सह 16 12 28, यानी कि सा से सममात्रिक, हा से हर गीतिका, 16 12 की यत के साथ प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे मात्रा हम गिने तो भैया यहाँ पे लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो प्रथम चरण में 13 मिले और दूसरे चरण में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये मतलब 13 11 का पेयर मिला। अगर पहले और दूसरे में मिल गया वो पेयर तो आगे भी होगा, आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, 13 11 13 11, 2 आधा 13 11। तो इसमें क्या है मेरे भाई, ये है आपका दोहा, ये आपका क्या है, दोहा। बात समझ में आई? रहीमदास की पंक्ति है। हाँ,
और आगे ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात और बताइए कि इसमें तो दोहा है, दोहा के अलावा ये कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। मैं आपको कमेंट करने के लिए ऑप्शन देता हूँ, क्या इसमें अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या वक्रोक्ति है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप भर दीजिए कमेंट से कौन सा है भैया। ठीक है, आप लोग उत्तर दीजिए। हाँ, जैसा कि कुछ उत्तर हमें मिलने भी लगे हैं, तो भैया यहाँ पे क्या कहा गया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी के 3 अर्थ लिए गए। पानी के कितने अर्थ लिए गए, कह दोगे गुरुजी 3 अर्थ, और 3 कारकों के अनुसार अर्थ लिए गए। देखिएगा पानी का अर्थ भैया मोती, अगर मोती से जोड़ा जाए तो मोती की चमक से लिया गया, चमक। और अगर मानुष से लिया जाए, मानुष से इसका अर्थ इज्जत से है, किससे है, इज्जत से है। और चून से अर्थ इसका जल यानी कि पानी से ही है। कहने का मतलब यह है कि रहीमदास जी कहते हैं कि यानी पानी को बचा के रखिए, पानी को बनाए रखिए, बिना पानी के सब शून्य है, माने कि और कैसे शून्य है, जैसे एक बार पानी सूख जाने से या चमक पानी सूख जाने से ना, सीप में जब मोती रहती है पानी सूख जाने से मोती में दोबारा चमक नहीं आती, और जिस प्रकार व्यक्ति की इज्जत चले जाने से दोबारा इज्जत नहीं आती या दोबारा वो इज्जत वो मान सम्मान नहीं मिलता, और जिस प्रकार चूना एक बार पानी सूख जाए दोबारा वो खाने योग्य नहीं होता, उसकी काष्टिकता समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार ये ऐसी चीज़ है कि इसके जाने से ये दोबारा आने का चांस नहीं रहता, वो बातें नहीं रह जाती। इसलिए रहीमदास जी ने एक सार्वभौमिक सत्य बातें कही है। तो इसमें दोहा है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लिखा गया, तू रूप है किरण में, सौंदर्य सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पे क्या भैया 4 ऑप्शन दिए गए, क्या विभावना होगा या उल्लेख होगा या भ्रांतिमान होगा या संदेह होगा। अब हमें बताना है कौन सा अलंकार है। बिल्कुल कहीं भागी थोड़ी जा रहे हैं, ये तो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है भाई। तो विभावना क्या कहता है, विभावना कहता है जब साधन ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाए उसे विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमारे प्रभु राम बिना पैर के चल सकते हैं, बिनु पग चले, सुनय बिन काना, बिना कान के सुन सकते हैं, कर बिन कर्म, कर माने हाथ, करे विधि नाना, बिना हाथ के वो कार्य कर सकते हैं। ऐसे हमारे विधि के निर्माता प्रभु श्री राम चंद्र जी हैं। तो विभावना, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये बातें तो है नहीं, क्योंकि कहा गया तो रूप है किरण में, किसी की का बखान किया गया है। उल्लेख अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार की चर्चा करें, जब कहीं पे भ्रम की अवस्था उत्पन्न हो तो वहां पे क्या होता है, भ्रांतिमान। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दानिम का समझकर भ्रांति से, सहसा हुआ सुख मौन है, पूछता अन्य सुख वह कौन है। यानी कि यहाँ पे भ्रम, अनार के दाने का सुग्गे के टोट से अनार के दाने के होने का बोध किया गया है। संदेह अलंकार, एक सेलेक्टेड पंक्ति याद रखेगा, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो ये पंक्ति है नहीं, यहाँ पे क्या होगा, उल्लेख अलंकार। क्योंकि कहा क्या गया है, एक नायक अपनी नायिका की प्रशंसा कर रहा है। जैसे एक प्रेमी जोड़ा, माने कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में कह के आ रहा है, तू रूप है किरण में, आहा, यानी कि आपका रूप कैसा है, जैसे सूर्य की किरणें अपनी छटा बिखेरती हैं, वो रोशनी एकदम दीप्तमान कर देती हैं, वैसे आपका रूप है, माने कि सूर्य की किरणों के समान ना। और सौंदर्य है सुमन में, आपकी सुंदरता फूलों जैसी। और आगे तू प्राण है पवन में, तो माने कि जैसे हवा जीवन देने का कार्य करती है, वैसे आप प्राण माने कि हवा के समान। विस्तार है गगन में, और आपका फैलाव कैसा है कि जैसे हर तरफ दिखो तो आप ही दिखो,
हर तरफ देखूं तो आप ही दिखो, यानी कि जैसे आसमान की तरह आपका फैलाव है, हर जगह आप ही आप दिखती हो या तुम ही तुम दिखती हो। उल्लेख अलंकार, अर्थ अलंकार का भेद है। चलो बातें समझ में आई। तो आज की क्लास कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बढ़िया प्रश्न आ गया, ये बहुत बढ़िया पंक्ति और बिहारी लाल की पंक्ति है। बिहारी सतवई में कहा गया, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। मेरे भाई यहाँ पे देखो, अब इसके अर्थ पे चले। यहाँ पे देखिएगा कि श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच नोक झोंक हो रही है। अब देखिएगा, जैसे आज के समय में हम लोगों का मोबाइल प्रिय होता है, दो मित्र साथ में बैठे होते हैं या पति पत्नी का जोड़ा बैठा होता है, प्रेमी प्रेमिका बैठे होते हैं, वो दोनों अपने मोबाइल में लगे होते हैं। वैसे पुराने समय में श्री कृष्ण के साथ, कान्हा के साथ ये स्थिति कि उनके साथ उनकी मुरली होती थी, तो उनको सुध बुध वो गंवा के मुरली बजाने में ही व्यस्त हो जाते थे। गोपिकाओं ने किया क्या, एक बार मुरली को उनकी छिपा दिया कि मुरली पूछने के बहाने तो कम से कम हमसे बात करेंगे। तो वही बात यहाँ पे बिहारी लाल ने बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। कहा है कि बतरस लालच लाल की, यानी कि लाल श्री कृष्ण से बातों का रस, माने कि बात करने की अपेक्षा से मुरली धरी लुकाए, मुरली को उनकी छिपा दी। कौन? गोपिकाएं। सौह करे भौहनु हंसे, कसम खाए। जब श्री कृष्ण उनसे पूछते कि क्या तुमने मेरी मुरली को देखा है या कोई जानता है मेरी मुरली कहाँ है या किसने छिपाया है, ये बात कोई मुझे बताएगा, तो कसम खाती और नटखट अदाओं से बाहर हो जाती, मतलब मना कर देती, नहीं मुझे नहीं पता, बिल्कुल पता नहीं है कहाँ। और मन ही मन खुश भी होती, मन ही मन खुश भी होती कि हमसे मुरली के ही बहाने कम से कम श्री कृष्ण बात तो कर रहे हैं, गोपिकाएं खुश हो जाती। तो यहाँ पे भैया नायक नायिका के संयोग मिलन का वर्णन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। क्या होगा? संयोग श्रृंगार। वीर नहीं होगा, वियोग नहीं होगा, अद्भुत नहीं होगा। वीर का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है मेरे भाई। और संयोग और इसका दोनों का रति होता है। और वियोग को विप्लव श्रृंगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विप्लव श्रृंगार भी कहते हैं। और अद्भुत का क्या होता है? अद्भुत का आश्चर्य। देखिएगा, अद्भुत का क्या होता है? हाँ, विस्मय, आश्चर्य। आश्चर्य, अद्भुत का आश्चर्य होता है या विस्मय होता है, विस्मय। ठीक है। अस्थाई भाव, 9 अस्थाई भाव है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे है भैया, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ। भैया मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है बातचीत करना। अब बताओ, सोने में सुगंध, सुंदर वास्तव में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, और सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। मैंने कहा जो शब्द आपके लोकोक्ति और मुहावरे में दिए गए रहेंगे, अगर वही शब्द आपके ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन पक्का नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? सुगंधित होना, ये गलत हो गया। सुंदर, ये भी, क्योंकि ये भी नहीं होगा। आभूषण ना, और आगे सुगंध से युक्त आभूषण बिल्कुल नहीं। सुंदर वास्तव में और गुण होना, माने कि जो व्यक्ति सुंदर भी हो और उसमें गुण भी हो, तो कहते हैं सोने में सुंदर, सोने में सुगंध। जैसे कोई सुंदर लड़की ना, सुंदर लड़की सुंदर भी हो और गवर्नमेंट जॉब भी करती हो, तो वहाँ पे बात हो जाएगी ना सोने में सुगंध। कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी नायिका या नायक, लड़का या लड़की, कोई लड़का सुंदर भी हो और वो आज के प्रचलन के आधार पे अच्छी नौकरी कर रहा, अच्छी जॉब, ऑफिसर हो, और ऐसे यही प्रक्रिया लड़की पे भी लगती है कि वो सुंदर भी हो और IAS अधिकारी हो या ऑफिसर रैंक की कोई जॉब हो, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं सोने में सुगंध। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो भैया उपसर्ग एक शब्दांश होता है जो शब्दों के आदि यानी कि आरंभ में लगता है। तो अपवाद में अप है, पराजय में पर है ना, और प्रभाव में प्रभाव है। ये ओढ़ना, देखिएगा यहाँ पे ना है ना, ना प्रत्यय है, यही होगा ओढ़ना। ओढ़ना, ओढ़ना, ओढ़ना में ना प्रत्यय है। और बाकी अपवाद में अप उपसर्ग है, और पराजय में परा उपसर्ग है, प्रभाव में प्रा है। ठीक है। चलो आगे,
मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? यानी कि हमारी भावनाओं को प्रस्तुत करने वाला, हमारी भावनाओं को प्रस्तुत करने वाला कौन सा विराम चिन्ह है भैया? विस्मय बोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम या अल्प विराम? विस्मय सूचक होगा, यही आपका ये होगा भैया, और प्रश्नवाचक का चिन्ह ये होता है, अर्धविराम का चिन्ह ये होता है, और अल्प विराम माने कि कामा होता है भैया। सबसे अधिक कामा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कैसे कहेंगे? अरे गजब हो गया, तो ये देखिएगा मनोविकार प्रस्तुत हुआ कि नहीं। जैसे कहेंगे अरे गजब हो गया, गजब हो गया बोलेंगे कि नहीं? बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। आगे है भैया, ये देखो, आप इस नोटिफिकेशन को देखिएगा, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसएससी इतना बढ़िया काम कर रही है और साल दर साल हर साल इसकी वैकेंसी आ जाती है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, न्यू बैच स्टार्ट है। एक 10-15 पे बैच अपने यहाँ चल रही है और एक 2:30 बजे से न्यू बैच चल रही है एसएससी जीडी की। और जो इच्छुक अभ्यर्थी हो वो संस्था के दिए गए नंबर पे कॉल करके और ऑफिस में संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और साल दर साल आपकी अपनी संस्था लक्ष्य क्लासेज बेहतर परिणाम दे रही है। हर वैकेंसी में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, हर वैकेंसी, कोई वैकेंसी खाली नहीं जा रही है कि जहां पे सिलेक्शन ना हो। सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली सुल्तानपुर की आपकी अपनी संस्था लक्ष्य क्लासेज है। तो यहाँ पे आइए और अपने भविष्य को संवारिए, ठीक है। तो ये अपने सगे संबंधियों तक भी बातें समझाइएगा, पहुँचाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भैया लिखा है, एक माँ के पेट से उत्पन्न संतान, वाक्य के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भाई? तो जल्दी बताओ। दामोदर, अरे दाम माने रस्सी, रस्सी से बांधा गया पेट, उदर माने पेट, दामोदर ये हो जाएगा, है ना। श्री कृष्ण को बोला गया सहोदर बोला जाएगा मेरे भाई, क्या बोला जाएगा? सहोदर, सहोदर। और लंबोदर, लंबोदर गणेश की पर्यायवाची है ना अपने भाई, गणेश की पर्यायवाची है ना। और आपको बताएं, कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान शुरू होने से पहले श्री गणेशाय नमः करके ही शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, ठीक है। तो दामोदर कृष्ण की पर्यायवाची ना, कृष्ण और गणेश दोनों की है, लेकिन प्राथमिकता कृष्ण, ठीक है। सहोदर, और सहोदर माने सगा भाई भी होता है, सहोदरा माने सगी बहन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम। रसवादी आलोचक, अब कौन है भाई? रसवादी आलोचक किसका उपनाम है? तो मेरे भाई आप जानिएगा, तो महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध होंगे। ये हैं डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक, और गजानन माधव इनका उपनाम क्या है? मुक्तिबोध है भाई, मुक्तिबोध। और फैटेंसी कवि भी कहते हैं इनको, फैटेंसी, फैटेंसी कवि की उपमा दी गई है मेरे भाई। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा, युग की मीरा। और इनके बारे में जानिएगा, इन्होंने निहार लिखा, नीरजा लिखा, अतीत के चलचित्र लिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा, और तो और 1982 में इनकी रचना ज्ञानपीठ को इनकी रचना यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और हिंदी की वीणा पाणी भी कहा जाता है। इनको सक्सेरिया पुरस्कार भी दिया गया। और इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा फर्रुखाबादी, मृत्यु इनकी इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे? इलाहाबाद में हुई थी। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक भैया। चलो आगे। हाँ, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि, गजानन माधव मुक्तिबोध और फैटेंसी कवि कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा मेरे भाई, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? यानी कि तीनों माने कि तीन शब्द दिए गए, तीन के तीनों आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। जैसे राम, रामचरितमानस पुस्तक का नाम, गंगा, यही तो है, ठीक है। कृष्ण, कामायनी और मिठास, ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये नहीं होगा।
कृष्ण और कामायनी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और हिंदी खड़ी बोली की सर्वप्रसिद्ध रचना कामायनी है। 1935 में इसकी रचना हुई, ठीक है। और लखनऊ स्थान का नाम है आम, ये फल का नाम है बुढ़ापा, ये जातिवाचक है, माने कि द्रव्य या पदार्थवाचक में आएगा, और ये भाववाचक है। ये आपका लखनऊ क्या है, व्यक्तिवाचक। ममता भाववाचक, वकील जातिवाचक, और पुस्तक क्या है, ये जातिवाचक है भैया, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। बात समझ में आई। एक व्यक्ति या वस्तु व्यक्तिवाचक, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु जातिवाचक, गुण धर्म दशा का बोध भाववाचक, खाने पीने के सामान दैनिक उपयोग की वस्तु द्रव्यवाचक, व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चित समुदाय या समूह समूहवाचक, ठीक है। चल आगे बढ़े हम। आगे निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वर्तनी है। अब कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है, अब बताओ भैया। अंजलि, यही दोनों हाथ, ये अंजलि माने समर्पण होता है, दोनों हाथों का एक साथ मिलकर करना, ये अंजलि कहलाता है। तो अंजलि या अंजलि, अंजलि, ये क्या है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हाँ अंजलि, ये भी लिखा जाएगा तो सही होगा, आधा यहाँ करके, ठीक है। हाँ, पंचमा अक्षर से संबंधित नियम है। चलो आगे। थाली का तत्सम, भाई संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन किए बिना ही प्रयोग किए जाने लगे, उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम। तो क्या होगा, थाली का अस्थाली होगा भाई, ये भी नहीं होगा, साली नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, अस्थाली होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बालू से तेल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब बताओ भैया, जहां जहां पे बालू और तेल लिखा गया उसको फट्टे काटो, तुरंत काटो, कोई देरिये ना लगाओ। ये डी वाला विकल्प काट दिए ना। अब तेल बालू ये भी बिल्कुल हमने कहा, जो शब्द आपके प्रश्न में लोकोक्ति और मुहावरे के अंतर्गत रहेंगे, अगर वही ऑप्शन में आ जाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं होंगे। इस ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़े हम। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक कौन है मेरे भाई। तो घुमक्कड़ कौन था, यही तो थे प्यारे अपने राहुल सानकृत्यायन। इनको भैया क्या कहा जाता है, इनको महापंडित नाम दिया जाता है। इन्होंने क्या, इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, सिद्ध सामंत काल कहा। और इन्होंने सरहपा को, किसको, सरहपा को प्रथम कवि बताया हिंदी का, प्रथम कवि बताया हिंदी का, ठीक है। और सिद्धों की संख्या 84 सिद्धों की संख्या इन्होंने ही बताई, सिद्धों की संख्या 84 इन्होंने बताई, ठीक है भैया। हाँ, मेरी लद्दाख यात्रा और घुमक्कड़ी कवि हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी एक रचना कुट्टज, क्या है, कुट्टज, याद रखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष में गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। और कलम का जादूगर, क्या, कलम का जादूगर, कलम का जादूगर, जादूगर कहते हैं। और कलम का सिपाही, कलम का मजदूर मुंशी प्रेमचंद, कलम का जादूगर यूपी पीईटी एग्जाम 2023 का प्रश्न है, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी, ठीक है, इनके बारे में कुछ आप बता दीजिए। चलो आगे बढ़े। राजगृह में कौन सा समास होगा। अब बताओ कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, बहुब्रीहि होगा, या तत्पुरुष होगा। राजगृह, राज के लिए गृह या राज का गृह, बताओ जल्दी से, कैसा गृह। अब बताओ आप लोग, ये उत्तर दो तो मैं मानू। राजगृह में तत्पुरुष होगा मेरे भाई, कर्मधारय, क्योंकि देखो ये बावरीय नहीं होगा क्योंकि ये संरचना प्रधान है, ये द्विगु प्रथम पद नहीं है, और एक दूसरे के विशेष्य और विशेषण नहीं है ना। राज्य के लिए गृह ना, राज का गृह ना, राज के लिए गृह, राज्य का गृह नहीं, राज के लिए गृह, ठीक है। चलो, राज करने के लिए जो राजगृह होता है। आगे, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब अशुद्ध ढूंढना है, इस पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा। कैसे, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ठीक है। सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। ये तो सही है
है ना, और अशुद्ध ढूंढना है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें, ठीक है, आवश्यक है, ठीक है। सड़क पर अरे भीड़ तो बहुत होती है, बहुत नाना, इसका अनावश्यक प्रयोग हुआ है मेरे भाई, यही होगा, यही होगा। हर एक खिलाड़ी, चाहे प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए या हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, कुछ लोगों का दिमाग जा रहा होगा हर एक ना होके, चाहे हर एक रहे चाहे प्रत्येक रहे, ठीक है। लेकिन सड़क पर भीड़ है, ये होना चाहिए। सड़क पर बहुत भीड़ है नहीं, सड़क पर भीड़ है। भीड़ तो बहुत होती ही है, भीड़ का मतलब ही है बहुसंख्यक। चल आगे, हाँ, संप्रदान कारक होता है जब क्या होता है, किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। यहाँ तो अपादान होता है, ये होगा ही नहीं। ये तो जहाँ किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वो है मेरे प्यारे अपादान। क्या है कहोगे गुरुजी? अपादान है। किसी को कुछ दिए जाने का बोध हो, इसको थोड़ा रोक के रखेंगे। किसी के पुकारने के लिए संकेत, यहाँ पे संबोधन होगा मेरे भाई। क्या होगा? संबोधन होगा, ठीक है। विस्मयाद बोधक चिन्हवा लगेगा। और किसी के साथ संबंध होना, ये तो संबंधवाची है। तो बच्चा कौन भाई? जब देने का बोध होगा तो कुछ देने का बोध होगा तो क्या होगा? संपूर्ण समर्पण होगा, संप्रदान होगा, को और के लिए, को और के लिए, ठीक है ना। राजा ने ना भिखारियों को दान दिया, राजा ने भिखारी को कंबल दिया, ठीक है, समर्पण। चलो मेरे भाई आगे चलते हैं। गात किसका पर्यायवाची है? अब बताओ गात किसका पर्यायवाची है, जल्दी से बता दीजिएगा। गात किसका पर्यायवाची है? तो सुषमा माने क्या होता है मेरे भाई? सुषमा माने सुंदर, और अनुशासित नहीं है शरीर, ये शरीर की पर्यायवाची है। शरीर को क्या बोलते हैं? वपु। क्या बोलेंगे? वपु। काया, काया और कलेवर, कलेवर। भैया एक नई पर्यायवाची विग्रह भी आती है, शरीर के पर्यायवाची विग्रह भी है, ठीक है। संपूर्ण माने पूरा, और सुषमा माने सुंदर, सुंदर और चारु भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सुंदर के अलावा चारु माने भी सुषमा होता है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। डाइन का तत्सम क्या होगा? 2016 ROR एग्जाम में, ठीक है। डाइन का स्त्रीलिंग तत्सम, हाँ, डाइन का क्या होगा? डाकिनी होगा मेरे भाई, डाकिनी होगा। कुठार माने कुल्हाड़। केवट को क्या कहेंगे? केवट को कैवर्त कहेंगे, कैवर्त कहेंगे, ठीक है। आखर को अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? अक्षर कहेंगे। कुठार को क्या कहेंगे ना? कुल्हाड़ा, हाँ, कुल्हाड़ा, ऐसे कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा होगा। डाकिनी, ठीक है। कुठार कुल्हाड़ा, हाँ, कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी। चलो प्राची का विलोम क्या होगा? प्राची माने पूर्व होता है मेरे भाई, प्राची माने पूर्व होता है। पल्लवन होगा ना, प्रतीची होगा। क्या होगा? प्रतीची होगा, ठीक है, प्रतीची। उन्नत का औन्नत होगा मेरे भाई, औन्नत होगा, उन्नत का औन्नत होगा, ठीक है। पल्लवन का संक्षेपण होगा, पल्लवन का संक्षेपण, पल्लवन का संक्षेपण होगा मेरे भाई, संक्षेपण। चलो आगे बढ़ते हैं। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? अतिथि माने मेहमान, बिना अतिथि के आया हुआ अतिथि। और अशुद्ध, जो शुद्ध ना हो, अंतेवासी बोलेंगे। और जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो, अनाथ यानी यतीम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द्विज अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? माने कि द्विज के अनेकार्थी के अंतर्गत क्या नहीं आता? ब्राह्मण भी होगा। कहा जाता है ब्राह्मण और क्षत्रिय यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उनको क्या कहा जाता है? उनका पुनर्जन्म होता है। अब पक्षी भी, दांत भी दोबारा जमते हैं, दांत भी। यही विदेह नहीं होगा, विदेह नहीं होगा भैया, ठीक है, विदेह नहीं होगा। आगे, निम्न में से कौन सा विट्ठल नाथ का शिष्य था? बहुत बढ़िया बात आ गई। अब बढ़िया बात को हम समझेंगे। कैसे समझेंगे भाई? सूरदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। ये देखो, ये चाहे सूरदास और परमानंद दास, कृष्णदास, ये सब तो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और ये चतुर्भुज दास यही हैं अकेले विट्ठल नाथ के शिष्य। ये क्या है? विट्ठल नाथ के शिष्य हैं।
और सूर्यदास को क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट। हाँ, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, रस का सम्राट, वात्सल रस का सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, भावाधिपति, खंजन नयन, अष्टचाप का जहाज और पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। भाई देखो, आगे हम कृष्णदास के बारे में बात करें, ये क्या हैं? इनको अपने समूह में अधिकारी नाम से बुलाया जाता था। ये सबसे कुशाग्र बुद्धि के थे। किसके थे? सबसे कुशाग्र बुद्धि के थे कृष्णदास, है ना। परमानंद दास भी उन्हीं के साथ ही। और चतुर्भुज दास के साथ एक विशेषता ये है भैया, इनके पिताजी कुम्भन दास, यानी कि पिता पुत्र की जोड़ी अष्टचाप में कुम्भन दास और चतुर्भुज दास की थी। शेखवटी जमुनावटी में इनका जन्म हुआ था, गोवर्धन पर्वत के पास मथुरा में। चलिए आगे, अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? जब दो क्रियाओं के बीच में कर या कर के लगे, वहां पे क्या होगा मेरे भाई? पूर्वकालिक होगा, क्योंकि पढ़ना एक क्रिया, होना एक क्रिया, तो बीच में क्या लगा? कर लगा। तो अब पढ़कर क्या होगा? वाक्य में कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। दो कर्मक क्रिया नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया, आना वाना वाता होता, संयुक्त क्रिया एक साथ होता तब होता, इसलिए यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगा भैया। चलिए आगे, अरे उसने तो कमाल कर दिया, किस प्रकार का वाक्य है? बताओ भैया। जब हमारे मनोविकारों को प्रस्तुत करने की बात आएगी, वहां पे क्या होगा? वहां पे विस्मयवाचक होगा, विस्मयवाचक होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक क्या होगा? तुम क्या कर रहे हो, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक ना। तुम नहीं जाना, ये हो गया निषेधात्मक, है ना। इच्छा ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छावाचक है। ठीक है, और विस्मय में क्या होगा? ये तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद है ना। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को चिन्हित कीजिए। भाई देखो, सर्वदा, ये सर्वदा किसका है? हाँ, सर्वदा किसका है? ये समय का सूचक है। सर्वदा किसका सूचक है? ये समय का सूचक है, समय। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कालवाची क्रिया विशेषण, कालवाचक है। क्या है? कालवाचक। सर्वत्र, ये स्थान है, ये स्थानवाची है मेरे भाई। और इतना, यही तो है परिमाण। और गलत, ये रीतिवाचक है भाई, रीतिवाचक है। रीति का शाब्दिक अर्थ होता है ढंग या तरीका। बात समझ में आई? चलो, मजा आ रहा है। क्रिया विशेषण के ही भेद है अर्थ के आधार पर। हाँ, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पे कुशाग्र कौन सा विशेषण है भाई? जब गुण धर्म दशा रूप रंग आकार प्रकार बताया जाए तो वहां पे तो यही होगा अपना गुणवाचक। जब संख्या बताई जाए तब संख्या, जब सर्वनाम बताया जाए सर्वनामिक, जब नापतोल बताया जाता परिमाण होगा। तो कुशाग्र क्या है? ये तो गुण धर्म दशा के अंतर्गत आने वाली बातें हैं। चलो हाँ, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह हुई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। भैया तो अब बताओ क्या है? तो क्या हंसी आ रही है यहाँ पे? ना ना ना। कहोगे गुरुजी हंसी नहीं आ रही, क्या वीरता की बात है? ना ना ना, अद्भुत की बात है मेरे भाई, अद्भुत। हास का स्थायी भाव, हास होगा, वीर का उत्साह होगा, और अद्भुत का क्या होगा? विस्मय होगा, और करुण का क्या होगा? शोक होगा। अस्थाई भाव कितने होते हैं? 9 होता है। तो जब श्री कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं तो माँ कहती है मुख खोलो, मैं देखूं क्या किए हो। तो जब मुख खुलता है तो वही देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है। क्षण भर को वह हुई अचेतन, ऐसे खड़ी हो गई, हिली डुली नहीं। क्षण भर को वह हुई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे,
अमानवीय में उपसर्ग है, अमानवीय में उपसर्ग है, तो क्या आ है? आ हिंदी का उपसर्ग है। ये किस भाषा का उपसर्ग है? कहोगे गुरुजी ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है, आ का अर्थ नहीं होता है। लेकिन अगर हम आ लिख देते हैं और मानव लिखते हैं और ईय प्रत्यय निकाल देते हैं, क्या? ईय प्रत्यय, और ये तदित प्रत्यय है। क्या है? तदित प्रत्यय है। यानी कि ये संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में लगने वाला प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाता है। और क्रिया का होता तो ये कृत प्रत्यय कहलाता। जो शब्द बनता वो कृदंत बनता। अगर मानवीय शब्द की बात करें तो वो तदितांत बनेगा। चलो आगे चले। लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा? क्या होगा? वट होगा, अवट होगा या आवट होगा? टा तो नहीं होगा। सी वाला इज द राइट, सी विकल्प है सही। आवट होगा मेरे भाई, आवट आवट आवट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाई विराम का शाब्दिक अर्थ ठहरना होता है, ठहरना होता है। और काव्य प्रसंग में ठहरना को यति कहते हैं, यति कहते हैं। लेकिन यति किसे कहेंगे? तपस्वी को कहेंगे, तपस्वी को यति कहेंगे। और यति क्या कहेंगे? ठहरना को कहेंगे। चलो आगे। अब ये देखो बढ़िया प्रश्न आ गया। लिखा क्या गया है? दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे। मैंने कहा जब प्राकृतिक तत्वों की बातों को मानवीय गुणों के आधार पर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। और ये आ गया आपका मानवीकरण अलंकार, जिसको मेरे भाई पाश्चात्य अलंकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पाश्चात्य अलंकार कहा जाता है, पाश्चात्य अलंकार कहा जाता है। और उपमा क्या होता है? जैसे पी पर पात सरिस मन डोला, यानी कि सा सी से सम सरिस तुल्य नाय यू, ये उपमा की बातें हैं। विरोधाभास अलंकार, जब विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार। अनुप्रास, जहाँ पे वर्णों की क्रमबद्धता से आवृत्त हो वहाँ पे अनुप्रास होता है। कैसे होता है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, ता की आवृत्ति बार बार। ठीक है, अब ये बताओ तो जाने। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, यदि डारो नहीं तज डारो, तजी तजी तज डारो। यहाँ पे क्या होगा? तज डारो, तज डारो। हाँ, आठों सिद्ध नवो निध को सुख नंद की गाय चराए विसारो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा नहीं होगा, यहाँ पे सवैया होगा। सवैया की बात है 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण तक होते हैं, तक होते हैं। कम हो सकता है चारों चरण में, 4 चरण में होते हैं। हो सकता है सब में 22 से 22 वर्ण हो सकता है एक में 22 हो, एक में 23 हो, एक में 24 हो, एक में 25 हो, 25 ना हो 26 हो सकता है 26 26 हो, 23 23 हो कोई। लेकिन 22 से ना कम होंगे ना 22 से ना कम होंगे ना 26 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, और रसखान की पंक्ति है। रसखान ने कृष्ण की भक्ति के लिए सवैया छंद का प्रयोग किया है मेरे भाई। बात समझ में आई? ठीक है, कुंडलिया नहीं होगा। कुंडलिया में क्या होता है? कुंडलिया में 6 चरण और छप्पे में 6 चरण। एक ट्रिक बनाया हमने, क्या बनाया? वी कदर, यानी कि वी से विषम मात्रिक, का से कुंडलिया, दा से प्रथम 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के। और छप्पे का क्या है? हमने बताया बिछ रऊ, बी से विषम मात्रिक, छा से छप्पे, छा से 4 चरण और प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के। हो गया? ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न आ गया, उससे अच्छे तो आप हैं। अब जल्दी से बताइए, जब उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? भैया अधिकरण कारक है या अपादान है या करण है या संबोधन है? तो यहाँ पे बातें क्या की गई? कहोगे गुरुजी अलगाव का बोध है। किसका है? अलग होने के अर्थ का बोध है। तो यहाँ पे जब अलगाव का बोध होगा तो अपादान तो होगा। और कैसे होगा ये जानो।
ये जानो कैसे होगा। उससे अच्छे तो आप हैं। अगर कोई व्यक्ति है उससे जब तुलनात्मक बातें होंगी तो अपादान ही होगा, क्योंकि दूरी, दूरी, लजाना, डरना, शर्माना, अलग होना, अपादान। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वीडियो को शेयर करते रहिए, बने रहिए, मजा आएगा। सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। पानी वानी आप लोग भी पी लीजिए। चलिए आगे। तो भैया निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यह वह को निश्चयवाचक कहेंगे। यह के अलावा अगर यहाँ पे वह होता तब भी, और कौन के अलावा अगर क्या आ जाएगा तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक हो जाएगा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। चलिए सर्वनाम की 6 भेद हुए हैं। निम्न में से बहुवचन शब्द हैं। निम्न में से बहुवचन शब्द हैं तो होश, दर्शन, हस्ताक्षर, उपर्युक्त सभी। क्या है भैया? उपर्युक्त सभी हैं। उपर्युक्त सभी बहुवचन हैं कि उसके होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए ना, उसने दर्शन किए, उसने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये सब क्या है? हाँ, बहुवचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ना, मानी, उसने बात मानी, उसकी कहानी, मेरी रानी ये पानी, मेरी रानी पिए पानी। पानी स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है भाई। पानी स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या होगा? ये कहोगे गुरुजी पुल्लिंग है मेरे भाई, पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। 2 ही तो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। चलो आगे। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है तो भाई उपसर्ग प्रत्यय लगाओ, भाववाचक बनाओ। सुंदरता और सौंदर्य, ए भी दोनों, ए भी दोनों, ए भी दोनों होंगे। चलो हाँ, एक की वर्तनी शुद्ध है तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? अब देखते हैं। न्यौछावर की नहीं होगा, ये होगा हाँ न्यौछावर, न्यौछावर ना। खिवया, अननास, अननास, ठीक है, ये सही है। निरपेक्ष की क्या होगी? हाँ, क्या होगा? हाँ, निरपेक्ष, निरपेक्ष। और क्या है? अननास, अननाश, अननाश, ठीक है। खिवया, खिवैया, खिवया भी सही है। और अनानास यहाँ पे देखिएगा दोनों, ये भैया आपके दोनों सही हैं। अब दोनों सही है तो यहाँ पे देखिएगा अनानास को क्या बोलते हैं? अननाश, अननाश, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रयत्न के आधार पर लाख किस प्रकार की ध्वनि है? लाख किस प्रकार की ध्वनि है? तो भाई ये कैसी है? ये पार्श्विक ध्वनि है। अकेला ही जीव के पार्श्व भाग से आती है। उच्छिप्त क्या है? उच्छिप्त ये होगा रा और रा। और प्रकंपित क्या है? रा है। संघर्षहीन क्या है? हा है। संघर्षहीन क्या है? हा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, मैसूर में है? भाई चेन्नई में है। महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। उद्घाटन श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। हाँ, एनी बेसेंट ने किया था 17 जून 1918। कब? 17 जून 1918। 17 जून 1918, 1918 ईस्वी, ठीक भैया, महात्मा गांधी ने। चलो आगे। मैला आंचल के लेखक कौन है? ये अपने है ना फणेश्वर नाथ रेणु जी, पूर्णिया जिले के बारे में लिखे थे। हाँ, फणेश्वर नाथ रेणु। नागार्जुन को बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम है। मोहन राकेश, ठीक है। अमृतलाल नागर,
हाँ चलो आगे आगे चलिए। आनंद का पर्यायवाची, ये देखो आनंद का पर्यायवाची, इस पे यहाँ प्रमोद, प्रमोद होगा, प्रमोद होगा। हाँ हाँ, स्प्रिया माने इच्छा, इच्छा साकार माने आम, आम, ठीक है, आम। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भैया, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है, यानी कि जिसका अर्थ अंबर भी हो, जिसका अर्थ अंबर भी हो। तो ये गगन है ना, गगन है, व्योम है, अंतरिक्ष है ना, चंद्रमा। अब देखिएगा, वायु को समीर, समीर, चंद्रमा को तारकेश्वर, तारकेश्वर, ठीक है। हाँ, पृथ्वी को धरा और मेदिनी, मेदिनी और अवनी, अवनी बोलते हैं, अवनी, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम, कुछ कदम चलो तुम, कुछ कदम चले हम। चलो आगे। शावक में कौन सी संधि होगी, शावक में कौन सी संधि होगी। अब भैया क्या करेंगे, तो या वा के पहले पूरा अक्षर पाओ, आयादी बताओ क्या होगा। हम करेंगे शवधन अक, तभी तो आव बनेगा, शावक, शावक, ठीक है। शेर के बच्चे को शावक कहते, शेर शेरनी के बच्चे को। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। हाँ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ठीक है, सही है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और कुली ने सामान उठाया, ये भी ठीक है। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा, रे मृत्यु दंडित होता है, ये अनावश्यक प्रयोग हुआ है, यही गलत है, यही ना। हत्यारे को मृत्युदंड दिया जाए ना, या हत्यारे को मृत्युदंड दिया जाए, या मृत्युदंड दिया गया, ठीक है। सजा तो एक कही हुई ना, दंड बोला गया ना, इसलिए अनावश्यक पुनरुक्ति हुई है। अब भैया ये बताओ, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा क्या, बताओ क्या होगा सरल वाक्य, जल्दी से बताओ। जो कवि होते हैं वह लोकप्रिय होते हैं, अरे ना ना ना, ये तो जोड़ दिया गया, ये नहीं होगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ऐसे ही होगा। कवि लोकप्रिय होते हैं, और ये तो संयुक्त वाक्य हो गया, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित, ये भी नहीं होगा। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये सरल वाक्य। एक का एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य की पहचान। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता। अब बताओ। अरुणिमा ने पुस्तक पढ़ी, अरुणिमा ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। हाँ, माँ ने राखी को टॉफी दिलवाई, ठीक है। रोहित सोया, राधा सब्जी पकाती है। तो अरुणिमा ने पुस्तक पढ़ी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पे तो अरुणिमा पढ़ रही है, लेकिन क्या पढ़ रही, पुस्तक, ठीक है। और माँ ने राखी को टॉफी दिलवाई, ठीक है, दिलवाने का काम कर रही है, किसको, द्विकर्मक क्रिया है, ये भी है। रोहित सोया, राधा सब्जी पकाती, पकाने का प्रभाव सब्जी पे पड़ा, रोहित सोया, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका, अकर्मक का है, तो ये सकर्मक होगा ही नहीं, अकर्मक, क्योंकि हमारी स्वाभाविक क्रियाएं क्या होती हैं, अकर्मक, ठीक है। खांसना, छींकना, उड़ना। आगे, अनुमान का विशेषण होगा, उपसर्ग प्रत्यय लगाओ और विशेषण पाओ, क्या होगा, अनुमानित, क्या होगा, अनुमानित। इत प्रत्यय लगा है मेरे भाई, इत प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय लगा है यहाँ पे। चलो आगे आ गए। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। संबंध है मेरे भाई, संबंध है। रारी रे, नानी ने, काकी के, संबंध का उदाहरण होगा भाई। चलिए, विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं, जब एक होने का किसी एक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं एक वचन, क्या कहेंगे, एक वचन। एक होने का बोध हो, एक होने का बोध हो उसे एक वचन ही कहेंगे मेरे बंधु, मेरे। हाँ चलो आगे। इनमें से पुल्लिंग शब्द है। अब भैया सरसों, मकई, मूंग, ये सब के सब स्त्रीलिंग हैं, और आपका ये सारस पक्षी है, लेकिन मेरे भाई ये आपका पुल्लिंग है, क्या है, ये आपका सारस आपका पुल्लिंग होता है, क्या होगा, पुल्लिंग। सरसों, मकई, मूंग,
ये आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा को किस नाम से? अरे भाई संज्ञा को नाम से ही जाना जाता है, नेम इज नाउन, ठीक है, नेम इज नाउन, ठीक है। चलो नाम ही संज्ञा। पटना, राम और गंगा ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप, नया, नूतन, नवल, नब्बे। नब्बे माने नया, नब्बे, नब्बे, नब्बे माने नया, हाँ नया नब्बे, ठीक है, ये होगा नब्बे। बाकी तो नवीन, नूतन, नवल ये सब पर्यायवाची है, नया का नब्बे होगा भाई। आगे अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को? विसर्ग को, अरे विसर्गवा यही, इसको कहा जाता है। और इसके अलावा ये अनुस्वार, इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार को भी कहते हैं, ठीक भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? आप ध्यान दीजिएगा, क्या आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार? मैं आपको बता दूं 73% जनता आती है और अपनी प्यारी हिंदी इसी के अंतर्गत आती है। ये कोई मतलब है नहीं, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत 25% जनता और इसी के अंतर्गत आया तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा में 4 होते हैं, चीनी, तिब्बती और राष्ट्रीय भाषा परिवार है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अष्टछाप के कवियों में नियुक्त प्रथम कीर्तनकार कवि हैं। भाई गाने बजाने का काम कौन? अपने प्यारे सूर्यदास, है ना। ये वरिष्ठ अष्टछापी हैं। कौन है? वरिष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, और ये कनिष्ठ हैं, सबसे छोटे, ठीक है। और ये कुशाग्र बुद्धि के हैं, कुशाग्र माने तेज बुद्धि के, और ये वात्सल रस के सम्राट हैं। अष्टछाप के जहाज बोले जाते हैं 8 कवियों। चलो आगे, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो भाई 25 होती है। कायदो मावशाना, कैसे? का खा गा घा इंग्या, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढाणा, ता था दा धाना, पा फा बा भामा, का से लेके मा तक, टोटल 25, प्रत्येक लाइन में 5-5, 25 हो गए। आगे, गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? गाय भाई पशु पक्षी के नाम, पद व्यवसाय पेशा, जातिवाचक बताओ। पद व्यवसाय पेशा, पशु पक्षी कीड़ों मकोड़ों के नाम। कुछ नहीं सोचना, आगे बढ़ो। सर्वनाम के कितने भेद? भाई सर्वनाम के कितने भेद? तो कितने होंगे? 6 होंगे, 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक जिसे संकेतवाचक भी कहेंगे, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। और इकलौता पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होंगे, उत्तम पुरुष, वक्ता, मध्यम पुरुष, श्रोता, अन्य पुरुष जिसे प्रथम पुरुष कहेंगे, जिसके बारे में बातें कही जाए। चलिए, और हिंदी में मूल सर्वनाम कितने? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कोई, कौन, कुछ। अंक का विशेषण क्या है? अंकित। क्या होगा? अंकित। और अंश का आंशिक होगा, ठीक है। और अंक में इता नहीं भाई, हाँ अंक का अंकित होगा और अंकित का स्त्रीलिंग अंकिता होगा। चलो आगे बढ़ो। अब ये बताओ, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है मेरे भाई? कौन सा अलंकार है? तो ये घटा माने बादल, और ये घटा माने कम होना, यानी कि जब एक समान शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? यमक अलंकार। तो जैसे
कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए या खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक का अर्थ धतूरा होता है, कनक का अर्थ सोना होता है। या तो खाने से आदमी बौरा जाता है तो पानी से भी बौरा जाता है। सोना पाएगा बौरा जाएगा और खा लेगा तो पागल हो जाएगा धतूरा। वैसे काली घटा माने कि काले बादल का, घमंड घटा माने कि कम होना। सजना है मुझे, सजना के लिए एक श्रृंगार और एक पति, ठीक है। अनुप्रास, अनुप्रास का क्या होगा कि अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कैसे होगा कि छेकानुप्रास समानता के साथ 2 वर्णों की आवृत्ति, छेकानुप्रास 2 से अधिक बार एक क्रम से एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति, वृत्तानुप्रास और समान पंक्ति की आवृत्ति, लाटानुप्रास जैसे पुत कपुत का धन संचय, पुत सपुत का धन संचय, है ना। और आगे आपका श्लेष, शब्द एक अर्थ अनेक, चरण धरत चिंता करत चितो चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। चिर जीवो जोर जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिया ब्रज भानुजा वे हलदर के वीर। तो ये आपका श्लेष अलंकार। विभावना अलंकार, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। चलो आपका यहाँ पे यमक को करो टमक, यमक अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। मेवाती बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? मेवाती का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है मेरे भाई? अब जल्दी से बता दो, मेवाती का जन्म किस से हुआ है? जल्दी बताइए। हाँ, पैसाची ननन, पैसाची खस महाराष्ट्री है, बताओ क्या होगा? तो पा से पैसाची, पैसाची से 2, एक है पंजाबी और एक है लहंदा, ये दोनों। और खस से पहाड़ी हिंदी। कौन सी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से भैया क्या निकली? पहाड़ी हिंदी से निकली, ये देखो ये निकली, आप जानिएगा गढ़वाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, कुमाऊनी, कुमाऊनी और क्या? नेपाली, नेपाली। ठीक भाई? हाँ चलो, महाराष्ट्री से मराठी, पूरे महाराष्ट्र में। और यहाँ पे ये तालबी सा होना चाहिए सौरसेनी से। सौरसेनी से क्या हुआ? ये देखो गुजराती, गुजराती पूरे गुजरात में। और पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अलावा राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी से ही भैया, राजस्थानी हिंदी से अब क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मेवाती और मालवी और जयपुरिया, जयपुरिया। ठीक है, ये तो यहीं से आया भैया, सौरसेनी से। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश के साथ भेद है, ये देख लीजिएगा। आगे दिनकर किस की पर्यायवाची है? भाई दिनकर, दिनकर प्रभाकर किसके हैं? सूरज के। और इनका मार्तंड जानिएगा, मार्तंड अंशुमाली, अंशुमाली, अंशुमाली। और हंस भी जानिएगा, हंस के अलावा पतंग भी जानिएगा। और ये एक पूषा जानिएगा, पूषा, पूषा भी जानिएगा। और मृग लांछन, मृग लांछन, मृग लांछन, तारकेश्वर, तारकेश्वर भी जानिएगा। हाँ, नदी, निम्नगा, निम्नगा। ठीक है, ये जानेगा। तट नहीं जानेगा। रात का शर्वरी, सरवरी, यामा, यामा, त्रियामा, त्रियामा, विभावरी, विभावरी, निशीथ, निशीथ, निशीथ। ठीक है, ये होगा, निशीथ होगा। चलो आगे, आगे पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? और पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक ग्रंथ है आदिकाल का। कौन है? चंद्रवरदाई। इनको आदिकाल का महाकवि क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आदिकाल का महाकवि। ठीक है, और ये खुमाण रासो लिखे, क्या लिखे? खुमाण रासो, खुमाण रासो लिखे। और इन्होंने परमाल,
परमाल रासो लिखा। क्या लिखा? परमाल रासो। अधूरा रासो ग्रंथ, अधूरा रासो ग्रंथ, अधूरा रासो ग्रंथ इन्होंने लिखा। ठीक है भैया। चलो, महोबा के राजा परमर्दिदेव के 2 सेनापति आल्हा और उदल के बारे में जगनिक जी ने लिखा। 12 बरस लोग कुकुर जिए और 13 लोग जिए सिया, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। आल्हा खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, आल्हा खंड काव्य। चलो आगे, सिद्ध सामंत का नाम किसने दिया? अरे यही अपने प्यारे, यही दिए हैं राहुल सानकृतायन ने। किसने? और महावीर जी क्या कहते हैं? बीजोपन काल। क्या कहते हैं? बीजोपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी इन्होंने क्या कहा? आदिकाल कहा भैया। आदिकाल प्रसिद्ध नाम है। क्या है? प्रसिद्ध नाम है आदिकाल। और रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। ठीक है, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, बस्ती के अगोना गांव में इनका जन्म हुआ था। चलो आगे, हिंदी की प्रथम कवियत्री किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कवियत्री किसे माना जाता है? तो आप बताइएगा, हिंदी की प्रथम कवियत्री किसे माना जाता है? ये अपनी मीराबाई भैया। ये कृष्ण उपासक क्या है? कृष्ण उपासक इनके गुरु रैदास। गुरु कौन? रैदास। ठीक है। दयाबाई ये निर्गुण की हैं। दयाबाई निर्गुण के अंतर्गत संत काव्यधारा। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, मजा आ रहा है? बढ़िया प्रश्न मिल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रीति काल कितने भागों में बांटा गया है? रीति काल कितने भागों में बांटा गया है? अब ये जानिएगा कैसे बांटते हैं। हम यहाँ पे बांटते हैं रीति काल, और बांटेंगे कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, ये बांटे इसको 3। हम क्या किए? रीति सिद्ध और क्या भैया? रीतिबद्ध और क्या? रीति मुक्त। ठीक है, रीति मुक्त। यहाँ पे क्या? यहाँ पे हमारे बिहारी, यहाँ पे चिंतामणि भूषण वगैरह हैं, केशव हैं, भूषण हैं, और कौन है? मतिराम है। यहाँ पे कौन है? घनानंद, आलम और बोधा, और कौन? ठाकुर। ठीक है, ये सारे लोग हैं। बात समझ में आई? ये है रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीत मुक्त। जो रीत को जानते थे, रीत के बारे में नहीं बताए, वो कौन है? रीत सिद्ध। जो रीत को जाने, रीत के बारे में बताए, रीतबद्ध। जो रीत जानते थे लेकिन रीत के बंधन से मुक्त थे, उनको कहा गया रीत मुक्त। और रीति का शाब्दिक अर्थ होता है ढंग या तरीका। काव्य में विशिष्ट पद रचना को रीति कहते हैं। आगे, अधिकार में उपसर्ग है भाई कौन सा? अधि। क्या है? अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि है। क्या है? अधि उपसर्ग है। चलो आगे बढ़ते हैं। धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है मेरे भाई? धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। कैसे बनेगा? धर्म धन इक लगने से धा पे आ की मात्रा बढ़ गई, धार्मिक हो गया। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? चक्र है। ठीक है, चक्र, चांद, छेद। देखिएगा, चांद ऐसा होना था, चक्र का क्या होगा? चाक होगा, चांद का चंद्र होगा, छेद का छिद्र होगा, छत का छत्र होगा, छत का छत्र होगा। ठीक है, चलिए आगे। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो भाई 11 13 की अत के साथ कितनी? 24। देखो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलो, कोई भी विभाजन करेंगे 22 तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी। वैसे 13 11 होना चाहिए था, वैसे 24 होता है। 13 11 प्रथम माने कि ये यति होती है ना, ये यति होती हैं, तो 13 11 के साथ एक लाइन में 24 मात्राएं आधे आधे लाइनों की होती हैं। चलो आगे, यह बताओ
बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आगे की पंक्ति और होगी, अमी मूर में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई। तो ये बताओ यहाँ पे कौन सा अलंकरवा है। तो यहाँ पे मन मानव जनजानु है, नहीं है, इसको काट दिए। नाना एक शब्द नाना ये भी नहीं है, वक्रोक्त भी नहीं है। अनुप्रास होगा कैसे, यहाँ पे पा आया जब क्रमबद्धता से वर्णों की आवृत्ति। तो यमक की यही पहचान, क्रमबद्धता से एक या अनेक वर्ण का आना पाया जाए। ठीक है, और चलो आगे बढ़। रोमांच किसके अंतर्गत आता है, अस्थाई भाव। रोमांच किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई, रोमांच किसके अंतर्गत आता है। अब जल्दी से हमें बताना है रोमांच किसके अंतर्गत आएगा। तो ये देखिएगा, जो हमारे हृदय में स्वतः ही विद्यमान होते हैं उनको अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। ठीक है, और विभाव, अस्थाई भाव प्रस्तुत करने के कारण को विभाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव जो क्षण मात्र के लिए आए, स्वतः ही समाप्त हो जाए, उनको व्यभिचारी भाव। अनुभाव, हमारी समस्त शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव होती हैं। और रोमांच क्या है, सात्विक अनुभाव है। रोमांच क्या है, रोमांच क्या है, सात्विक अनुभाव है मेरे भाई। क्या है, सात्विक अनुभाव। क्या है, सात्विक अनुभाव। और सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। दम है तो कमेंट में लिखो, दम है तो कमेंट में लिखो। आगे, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, धनी कहेंगे या कुलीन कहेंगे, श्रेष्ठ कहेंगे, कुलीन कहेंगे। क्या कहेंगे, कुलीन। उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति कुलीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कुलीन कहलाएगा मेरे भाई। चलो मेरे भाई आगे बढ़ो। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। रत्नाकर, मधुकर, नरपति और दिनकर। ये मेरे भाई आप जानिएगा, आप जानिएगा। रत्नाकर होगा, क्या होगा, रत्नाकर होगा। रत्नाकर के अलावा आप अरड़ों, अरड़ों को भी जानते रहिए। किसको, अरड़ों को भी जानते रहिए। अरड़ों भी इसकी पर्यायवाची होगा। ठीक है, चलिए आगे। जटिल का विलोम होगा, जटिल का सरल होगा मेरे भाई। जटिल का विलोम क्या होगा, जटिल का विलोम सरल होगा। क्या होगा, सरल होगा। बात समझ में आई, जटिल का विलोम सरल होगा। आई बात समझ में। चलो आगे, चलो आगे। अब भैया ये बताओ, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी होगा, आप हमें कमेंट में जल्दी से बताइए। तो औषधि, सार, तत्व और जीवन किसके होंगे, आप बताओगे सर ये जीवन के हैं, जीवन के गान है, जीवन, जीवन के हैं। चलिए आगे, आगे। बैलगाड़ी में समास बताओ, बैलगाड़ी में समास बताओ। दोनों शब्द समानार्थी, नाना ये नहीं, प्रथमा संख्यावाची नहीं, कर्मधारय भी नहीं, तत्पुरुष हो गया। क्या होगा, बैलगाड़ी तत्पुरुष, तत्पुरुष। आगे, परिच्छेद में कौन सी संधि होगी, परिच्छेद में कौन सी संधि होगी भैया बताओ। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये होगा। ऐसे कैसे टूटेगा, परिधन छेद। संधि क्या कहते हैं, यदि किसी पदांत स्वर के बाद छा वर्ण आए तो संधि करते समय छा के साथ आधा छा जुड़ जाता है, शब्द आपका बन गया परिच्छेद। कौन सी संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, हाँ। चलो आगे। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है, आप ही जानिएगा। तो वैसे प्राथमिकता हम 11 को देते हैं, लेकिन अभी हाल ही में 13 को माना गया। और 13 किसको माना गया भैया, ये देखो, आप देख लो। जो अभी यूपीपी का हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें माना गया भैया, है ना। उ और उसके बाद री, ए, ओ और किसको, औ। अंग आ को नहीं, ये किसको, लिरी, और ये बड़ी रीरी को माना गया। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये माने गए। 13 को अभी हाल ही में माना था यूपीपी के एग्जाम में, जो री एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट हुआ 60,244। ठीक है,
तो पहले इसके पहले 11 माने गए और इसको लिरी और लिरी को नहीं माना था, लेकिन दोनों अब ऑप्शन में साथ नहीं आएंगे, तो दोनों के साथ चलेंगे। ये भी है, ये भी है, 13 11 है, 13 या 11, 11 या 13, और दोनों में से कोई एक रहेगा, एक को मानेंगे। ठीक है, चलिए हाँ आगे। आगे, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आप हमें बताएंगे कि हम आपको बताएं। तो भैया हो, कठिन काव्य का प्रेत, इन्हें का से कठिन काव्य का प्रेत, का से केशवदास, इनको अलंकारवादी कवि भी कहते हैं, अलंकारवादी, अलंकारवादी कवि। ठीक है, और सूरदास को अष्टछाप का जहाज, अष्टछाप का जहाज। कबीरदास को क्या कहते हैं? कबीरदास को निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, है ना, निर्गुण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। और इनकी तो विशेषता जितनी भी कही जाए उतनी ही कम है, और ये निरक्षर थे और संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं ना, संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। ठीक है, और भरत मुनि, ये कौन है? रस के प्रणेता हैं, रस के प्रणेता। ठीक है, नाट्य शास्त्र लिखा, नाट्य शास्त्र जिसे पंचम वेद भी कहते हैं, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं भैया। ठीक है, चलो आगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? भैया अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई ये स्वयंभू जी हैं। कौन? स्वयंभू, स्वयंभू, इनकी रचना है पौमचर्यु, पौमचर्यु, और इनको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि और हिंदी का प्रथम कवि दोनों माना है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने माना है। वाल्मीकि को क्या कहते हैं? वाल्मीकि का मूल नाम क्या था? मूल नाम रत्नाकर था कि नहीं था? रत्नाकर। ठीक है, मूल नाम रत्नाकर था, और इनको आदि कवि कहा जाता है। कुतुबन, ये सूफी काव्यधारा के कवि हैं, कवि के सूफी काव्य, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। और आलम, ये रीतिकाल, रीतिकाल के अंतर्गत रीति मुक्त के हैं, रीति मुक्त, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं आलम जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बढ़िया भैया। वीर गाथा काल उसका नाम था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, तो यहाँ पे वीर रस तो होगा ही। वीर के अलावा श्रृंगार रस भी था, वीर के अलावा कौन सा था? श्रृंगार रस भी था वहाँ पे, श्रृंगार रस भी वहाँ पे था, लेकिन ऑप्शन में श्रृंगार तो है नहीं, तो वीर रस के साथ हम जाएंगे। शांत, करुण और भयानक नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यही अपनी प्यारी हिंदी होगी, और कौन सी होगी? क्योंकि 10 हिंदी भाषी राज्य हैं। कौन से हैं? 10 हिंदी भाषी राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उधर राजस्थान, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है। टोटल 10 हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जनता यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, चलो, और दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा आप कमेंट में बताओ, इन्हीं ऑप्शन में से होगा। हाँ, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। क्या है सही अनुक्रम? बताओ जल्दी से, सही अनुक्रम कौन सा है? शब्द है, ध्वनि है, वाक्य है, पद है। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ये डी वाला पहले ध्वनि, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण ऑप्शन में है नहीं। वर्णों के सार्थक समूहन से बनता है शब्द, और शब्द को ही वाक्य में प्रयोग किया जाए बोला जाता है पद, और शब्दों के सार्थक समूह से बनता है वाक्य, जिसको पद बोलते हैं। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे, उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है। क्या है भाई? अमीर शब्द क्या है? देशज है, विदेशी है, या तत्सम है, तद्भव। क्या है? विदेशी। अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है अमीर। अमीर, औलाद, औरत, अदालत, अखबार, ये सारे क्या हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अरबी भाषा के। अरबी, और उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद होते हैं उसी के अंतर्गत आता है। भैया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखावट किसकी सही है ये हमें बताइए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति,
सोक्ति, अतिशयोक्ति, ये बी वाला। अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है। फविफहरय अति उच्च निशाना, फविफहरय अति उच्च निशाना, जिह्मा अटकत विबुध विमाना। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण। ठीक भैया, बड़ा चढ़ा के वर्णन। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद दो संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। जब कोई नमवा किसी को उपमा के रूप में दे दिया जाता है, वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, आगे निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब बताओ। सुबह हुई, दोपहर हुई, दिन हुआ, साँझ हुई। ये दिन, दिन 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 और दिवस ये पुल्लिंग है मेरे भाई, बाकी सब स्त्रीलिंग। चलो, पूर्णतः सर्वनाम एक वचन है, तो ये बताओ। मेरे तो बहुवचन है ना, आप बहुवचन, तुम्हारा ये भी बहुवचन, यही जिसने, यही जिसने। ठीक है, आप भी बहुवचन होता है। आप सदैव बहुवचन होता है। ठीक है, आप दोनों में बहुवचन ना, जो से जिस और जिसने। ठीक है, चलो। कर्म कारक की विभक्ति है। कर्ता ने मान प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तो द्वितीय नंबर पे आएगा कि नहीं? हाँ, ये प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, तृतीय में अरे करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, और द्वितीय यही होगा। और चतुर्थी संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, को के लिए, को के लिए। ठीक है, आगे संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक भाई कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। कि जो सो संबंध जोड़ते हैं, यही तो है संबंधवाचक। जो सो आपके संबंधवाचक होंगे भैया। देखिएगा, आप प्रश्न करते रहिए और प्रश्न में बताइए कि कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं। अब ये बढ़िया प्रश्न आया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया भाई। अब बताओ, आधा लीटर कौन सा विशेषण है? आधा लीटर कौन सा विशेषण है भाई? गुणवाचक नहीं, संख्या नहीं, परिमाण है भाई। नाप तौल, जहां पे नाप तौल की बात की जाए वहां पे परिमाण होगा मेरे भाई। चलिए, शतक पूरा होने वाला है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी संयुक्त क्रिया नहीं है? भाई, एक कर्ता के साथ एक से अधिक क्रिया पाओ, एक कर्ता के साथ एक से अधिक क्रिया पाओ, और क्या बताओ? संयुक्त क्रिया बताओ। अमेरिका से लौट आया, माने कि नहीं है, ये बताना है। सिपाही को देख चोर भागने लगा, भागना और लगना है। भव्या दूध पीकर सो गई, सोना और वह खा चुका। अब यहाँ पे भाई बताओ, वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया नहीं है? अब देखो यहाँ पर तो अमेरिका से लौट आया, लौटना और आना दोनों क्रिया। सिपाही को देख ना, चोर भागने लगा, भागना और लगा। ठीक है ना, राजेश खा चुका, खाना और चुकना। लेकिन पी कर, यहाँ पे ये देखो, ये बातें, ये आपका पूर्वकालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जब दो क्रिया, माने कि भले सो गई, सोना भी क्रिया, गई क्रिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पीना दो क्रियाओं के बीच में कर लगा है, कर या करके पाओ, तो आपका क्या है? पूर्वकालिक बताओ, संशय में ना पड़ो। ठीक है, चले आगे। शीघ्रता पूर्वक से घर पहुंचा में कौन सा विशेषण है? परिमाण ना, नापतोल नहीं हो रहा, काल नहीं हो रहा, आस्था नहीं। यह शीघ्रता पूर्वक क्या है भाई? हाँ, शीघ्रता पूर्वक माने कि जल्दी, जल्दी। अब जल्दी भाई तो किसका है? स्थान का तो होगा नहीं, स्थान का होगा नहीं, और काल का भी नहीं होगा, समय भी नहीं ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आने का तरीका रीतिवाचक होगा। शीघ्रता पूर्वक, शीघ्रता पूर्वक है ना, जल्दी, ये होगा आपका हाँ रीतिवाचक ढंग या तरीका। शीघ्र बैठो ना, शीघ्र, ये रीतिवाचक होगा भाई। चलिए, पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। कैसा होगा? काकी के लगा, ये आपका मिश्र वाक्य होगा। क्या होगा भाई? मिश्र वाक्य होगा। जब एक वाक्य पर
एक उपवाक्य पर अगला आश्रित उपवाक्य होता है, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। आपका सैकड़ा पूरा हुआ, सैकड़ा पूरा हुआ। अब कितने बचे हैं ये देखने वाली बात है। अब ये 101 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब जल्दी से मेरे भाई अब बता दो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया ना, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण बहुवचन है। प्राण क्या है भैया? प्राण आपका बहुवचन है, प्राण आपका बहुवचन है। यहाँ पे सोचने की आवश्यकता नहीं है, प्राण आपका बहुवचन है। चलो आगे बढ़ूं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? किसका है जल्दी से बताओ। राम का, कृष्ण का, विष्णु का, ब्रह्मा का। तो भाई ये किसका है? विष्णु का। अब देखो राम का ये दास रथी, ये महत्वपूर्ण है। कृष्ण का वनवारी, वनवारी। और विष्णु का तो ठीक है उपेंद्र, याद रखिएगा उपेंद्र। ब्रह्मा का विरंच, ब्रह्मा का विरंची, याद रखिएगा एट विरंची, विरंची याद रखिएगा, विधाता है ना। आगे सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म का विलोम क्या है? जैसे अदृश्य दिया है, इसका विलोम तो दृश्य होगा, द्रष्टव्य। निश्चित का अनिश्चित होगा, स्थूल होगा। क्या होगा भाई? स्थूल होगा, स्थूल होगा। जल्दी से बताइए आगे क्या है। कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? पत्ता होगा, चिट्ठी होगा, कागज होगा। ये पुष्प नहीं है भाई, पुष्प नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा। चलो आगे जल्दी से बताओ। आगे का प्रश्न हमारा आता है आगे, आगे जल्दी चलते हैं। आगे का प्रश्न आता है कौन सा शब्द, कौन सा शब्द आगे है भैया। चलो आगे। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। क्या होगा यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए जल्दी से। क्या होगा यशोदा में, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वर संधि ना, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। भाई यशः धंधा होगा। क्या होगा? यशः धंधा होगा। यशः धन यहाँ पे लिखते हैं ना, ये देखो ये यशः धन दा। भाई विसर्ग का ओ में परिवर्तन ना, कोई भी सघोष आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग संधि कौन सा होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण है भैया, विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब यहाँ पे बताओ। कहते हुए यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। आओ मात्रा गिन लेते हैं, मात्रा गिन लेते हैं कि देखिएगा यहाँ पे अगर 11-13 का पेयर बना, 11 और 13 का पेयर बना तब तो सोठा होगा, और 13 और 11 का पेयर बना, 13 और 11 की श्रृंखला बनी दोहा होगा। अगर भाई 16-12 का बना तो 26, और 16 के बना तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा चौपाई। अब देखते हैं 1 2 3 4, अरे 1 1 4 हो गए, 4 5 6 7 8 9 ना, 8 9 और 10 11 12 13 14 और 15 16 हो गए। ठीक है 16, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 16 12 के अंत के साथ हो गए। अब यहाँ पे ढूंढ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए आपके हरि गीतिका सह 16 12 28 हो गया। हरि गीतिका का उदाहरण, हरि गीतिका का उदाहरण है, हरि गीतिका का उदाहरण है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो ये बताओ। गजानन, गज का है आनंद जिसका, गज का है आनंद जिसका, गजानन तो हो जाएगा। ठीक है, महाकाय भी हो जाएगा। गज का ना ना ना, यहाँ पे एक बात देखिएगा, गज का हाँ यही देखिएगा, यही नहीं है क्योंकि हाथी का शरीर नहीं है,
हाथी का शरीर नहीं है, यहाँ पे बदन नहीं, वदन होना था, गज वदन। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, गज बदन ना होके गज वदन होना था। क्या होना था? गज वदन। और वास्तव में अगर बात करें तो अगर ऑप्शन के हिसाब से गज बदन नहीं होगा और गज काय भी नहीं होगा, गजानन महाकाय और गज वदन होना चाहिए। वदन माने मुखौटा, बदन माने शरीर, ये अंतर है भैया, ठीक है। चलो, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के बाद की, या भारतेंदु युग की, या छायावाद युग की, या द्विवेदी युग की? भाई ये है, यहाँ की है। और द्विवेदी युग की तो सरस्वती थी ना, सरस्वती, ये प्रसिद्ध थे। और यहाँ पे कवि वचन सुधा है ना, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन है ना, ये सारी पत्रिकाएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? क्या पंजाब का हुआ, या जम्मू कश्मीर का हुआ, राजस्थान का हुआ, या आंध्र प्रदेश का हुआ? भाई देखो, यही का हुआ, इसका, किसका? इसका 1953 में। कब भाई? 1953 ईस्वी में, 1953 में ना, 1953 में आंध्र प्रदेश का प्रथम गठन भाषा के आधार पर। चलिए, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? यानी कि जीव की बनावट के आधार पर पश्च स्वर हमसे पूछा है, तो भाई क्या होगा? जा, अरे ये दोनों तो व्यंजन हैं, और ये क्या है? अब ई तो आगे जीव बढ़ने से होता है, यही है बड़ा आ। बड़ा आ के अलावा, बड़ा आ के अलावा उ और ओ औ ये होंगे, ये पा से पश, पा से पांच, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। अब कैसे चिन्हित करना है? खटिया का खटवा, दुपट्टा से द्विपट, हाँ दुपट्टा, तीर्थ से तीर्थ, ठीक है। तद्भव से तत्सम, यही है, यही सही है, बाकी गलत है, बाकी गलत है भैया। चलो आगे, आगे बढ़े। कैचिक किस भाषा का शब्द है? भाई कैचिक किस भाषा का शब्द है, ये हमें बताना है। हिंदी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, या तुर्की है? तो तुर्की है। चाकू, उसके बाद भैया चाकू भी, और चम्मच, चम्मच, कैंची, ठीक है। और एक है लाश, ये भी शब्द है पुर्तगाली। गमला ना, परात, परात, और पिस्तौल, पिस्तौल, तंबाकू, आलू, गोभी, कनस्तर, तौलिया, ये सारे के सारे पुर्तगाली हैं भैया। क्या है? पुर्तगाली है। और अंग्रेजी कालरा है ना, कालरा वगैरह है ना, टीवी, तो ये सारे जो हैं, कोलगेट वगैरह, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। हिंदी के तो पता ही। चलो आगे, शुद्ध शब्द कौन सा है? अब ये बताओ। अभ्यस्त, क्या है भाई? कौन सा होगा? अभ्यस्त होगा, अभ्यस्त। ए वाला ऑप्शन, ए इज द राइट, ए इज द राइट, ए ऑप्शन राइट है मेरे भाई, राइट है। अभ्यस्त, ठीक है, अभ्यास करने वाला। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब बताओ कौन सा व्यक्ति? पहाड़ी, यमुना, यमुना नाम है, नदी का नाम, ये आएगा। आम तो फल है, गाय, पहाड़ और फल। आम द्रव्यवाचक, पहाड़ और गाय ये जातिवाचक। चलिए आगे। अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्णय का आधार है, बताओ क्या है? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, ये भी है, ठीक है। उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय। भाई ए भी दोनों सही है, ए भी दोनों सही है। अव्यय में तो बदलाव होता ही नहीं, अव्यय में बदलाव होता ही नहीं, अव्यय में बदलाव होता ही नहीं। चलो आगे। चपला का समानार्थी, चपला का समानार्थी क्या है? चपला चंचल, ज्वाला, कंजूस तो कृपण का है, शामिनी, नाना, दामिनी, दामिनी बोला जाए या सौदामिनी बोला जाए, दामिनी बोला जाए या सौदामिनी बोला जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? अंधविश्वासी, नास्तिक, स्वास्तिक या भौतिक? क्या होगा भाई? यहाँ पे होगा भौतिक, भौतिक, भौतिक,
भौतिक होगा, भौतिक, भौतिक, ठीक है भाई, भौतिक होगा। हाँ चलो, भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा है, पूजा है, श्रद्धा है, सेवा है, पूजा है, श्रद्धा है और कविता नहीं है। कविता ही भक्ति का अर्थ नहीं है, ठीक है। चलो आगे चले। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि भाई बिहारी किसके हैं? करुण रस? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, भक्ति बिल्कुल नहीं, यही श्रृंगार रस के। किसके हैं? श्रृंगार रस के हैं। वही तो कहें कि इनके ही बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भगवान हुसैन दैन कहे नतीजा। बिहारी सत्सई लिखे हैं, ठीक है। उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या है? ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना भैया, अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। चलो आगे बढ़ते हैं। देवताओं का उपवन क्या कहते हैं? देवताओं के उपवन को क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? नंदन कानन। क्या कहेंगे? नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग नानन। नंदन कानन कहेंगे और स्वर्ग को भैया नाक कहते हैं, और नाकपति, नाकपति इंद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं, नाकपति इंद्र को कहते हैं भैया। चलो मेरे भाई आगे बढ़ो 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 बढ़ो। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? आजाद शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ और उत्तर प्रियदर्शी एक घूंट। तो आप जल्दी से बताइएगा कौन सा नहीं है? तो भाई यही उत्तर प्रियदर्शी, ये अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का है। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहते हैं। क्या कहते हैं? कठिन, कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत कहते हैं, कठिन गद्य का प्रेत कहते हैं भैया। आगे, इनमें से कौन सी केशवदास की रचना नहीं है? रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, ये तो तीनों हैं, ये तीनों हैं। पद्माभरण नहीं है, यही नहीं है। कौन सी? पद्माभरण नहीं है, ये पद्माकर की है। पद्माकर रीतिकाल के कवि हैं पद्माकर, ठीक है। रीतबद्ध कवि ही है, पद्माकर की रचना है, ठीक है। और चलो आगे। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन, मेरे नैनों पर पगधर धर है। तो ये आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की पंक्ति है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है, ठीक है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की है, ठीक है। चलो आगे। आंख न दीदा ना गाड़ी, गाड़ी काढ़े कसीदा। तो ये बताओ, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेख ही करना। आंख न दीदा काढ़े कसीदा, जैसे आंख एक कोना कजरौटा 10 है ना, ऐसे आडंबर की बात। अपस्मार क्या है? इस प्रकार का उपनाम है जिसमें उपमेय की हेमंता सिद्ध की जाती है। बिल्कुल नहीं, संचारी भाव का एक प्रकार। आधुनिक रसाचार्य द्वारा खोजा गया एक रस नानना, एक प्रकार का काव्य दोष नानना। ये क्या है मेरे भैया? यह है संचारी भाव का एक प्रकार है। क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। 33 संचारी भाव होता है, 33। कितने? 33। चलो आगे भैया। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन में कौन सा अलंकार है? भाई वर्ण का दोहराव। क्या? वर्ण का दोहराव और आपका अनुप्रास की पहचान। और अनुप्रास के अंतर्गत 6 का है। अनुप्रास के अंतर्गत कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास है भाई, 6 का अनुप्रास है। चलो आगे, आगे चलिए। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? सूर्य, प्रकाश किरण, अर्क का पेड़ और प्रकाश किरण और ज्वाला, सूर्य। अब बताओ कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इतने तो क्वेश्चन मैं बताए, आप बताइए 128 का उत्तर दीजिए। नहीं दे पाएंगे, हम देंगे, बताओ। चलो आगे। चंद्रमा का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? सारंग, मतंग, तुरंग, भृंग। भाई सारंग होगा, क्या होगा? सारंग होगा। मतंग तो हाथी का है, तुरंग घोड़े का है, ठीक है।
मतंग हाथी का, तुरंग घोड़े का और भृंग भौरे का। चलो, सारंग अनेकार्थी शब्द है ना। जिधर, हाँ, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। कौन सा है? सरल तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा भाई। अब बताओ, मिश्र वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा मेरे भाई। कौन सा होगा? मिश्र वाक्य होगा। उपवाक्य है ना, मिश्र वाक्य होगा भाई, मिश्र वाक्य। ठीक है, चलो, आदर्श शब्द विशेषण बनेगा, आदर शब्द का विशेषण बनेगा आदर पूर्वक, आदरणीय, आदर, आदरकारी, नाना। क्या होगा? आदरणीय बनेगा। क्या बनेगा मेरे भैया? आदरणीय बनेगा, आदरणीय, आदरणीय बनेगा, आदरणीय। चलो चलो, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल का भेद है? मैं खाना खा चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा? पूर्ण भूतकाल का उदाहरण होगा भैया। चलो आगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? वही 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, संकर नहीं, कहीं कहीं पे मानते, यूपी में नहीं मानते। अब आगे, रेलगाड़ी कैसा शब्द है ये बताओ? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है? भाई संकर है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द, गाड़ी हिंदी का, तो ये संकर शब्द। जब विभिन्न भाषा के मेल से नए शब्द बने उनको हम संकर शब्द की संज्ञा देते हैं। चलो आगे बढ़े। आगे भैया, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र ना, मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? अब हमें बता दो तो हम मान लेंगे कि आपको बातें आ रही हैं, आप बातों को अच्छे से कर सकते हो, समझ सकते हो। कवि वचन सुधा, ये तो हरिश्चंद्र की है। समाचार सुधा प्रसरण 1854, 1854, श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन। और ये कैसा? दैनिक, हिंदी का प्रथम दैनिक है। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित, पंडित जुगल किशोर शुक्ला ना उसके संपादक थे। वो हिंदी का प्रथम पत्र है लेकिन साप्ताहिक था। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र श्याम सुंदर सेन 1854 कोलकाता से, है ना, वो भी दैनिक। समाचार सुधा वर्षण, कवि वचन सुधा 1967, सॉरी 1867। हिंदी प्रथम बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट, ये भी द्विवेदी युगीन, सॉरी भारतेंदु के हैं। भारत मित्र भैया, क्या? भारत मित्र, भारत मित्र है, भारत मित्र है। यहाँ पे ज़्यादा ना सोचिए, भारत मित्र है कोलकाता से। हाँ, चलिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत, अग्र सम्मिलित और अग्र विवृत और पश्च सम्मिलित। ये बताओ, विवृत तो होगा नहीं ना, आगे का है ये कंसिन, अग्र भी नहीं होगा, हाँ पश्च विवृत भी नहीं होगा, पश्च सम्मिलित है क्योंकि जिब के आधार पे आ, उ, ओ, औ और समझ ई, उ। ठीक है, ये होगा पश्च सम्मिलित। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश, जिससे उपकार हुआ हो, ना ना ना, जिसने उपकार किया हो, ना ना ना, जो उपकार ना मानता हो, बिल्कुल नहीं, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो वही है आपका उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो। वीडियो को शेयर करते रहिए, अंत तक बने रहिए। अब ज़्यादा थोड़ी है, ज़्यादा थोड़ी है ना। युगों से चले आने वाला के लिए एक शब्द होगा अर्वाचीन, माने नया होता है। युगांतर, युग का अंतर, युगांत एक युग का अंत। सनातन, सनातन, युगों से चला आने वाला सनातन। ठीक है, सनातन कहेंगे भैया। आगे, अतिथि का पर्यायवाची है अभ्यागत, मदन, मधुकर, नारायण। तो अतिथि का आगंतुक या अभ्यागत होगा, आगंतुक या अभ्यागत होगा। ठीक है, हाँ, ये होगा। मदन कामदेव और कृष्ण दोनों का, कामदेव की है, मधुकर भौरे की है, नारायण विष्णु की है, नारायण
विष्णु की हैं। ठीक है, चलो आगे। हाँ भैया, अब बढ़िया प्रश्न आ गया। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। विवाह के बाद जो होता है उसे सौभाग्यवती बोला जाता है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। पहली बात तो ये बताइए, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यहाँ पे ये कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि है भैया। ठीक है, ये ठीक है। और हमारी सौभाग्यवती, भाई जब विवाह हो जाता है तब किसी को सौभाग्यवती, ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये सही है। हमारी ये भी विशेषण संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे। तो ठीक है, बी वाला सही होगा। ठीक है, एक की वर्तनी शुद्ध है। अब बताओ, राज्य महल ना ना, निरोग ना, अछोहिणी कोमलांगनी, ये होगा भाई अछोहिणी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, राजमहल, राजमहल, निरोग, क्या निरोग, और कोमलांगी होगा, क्या होगा कोमलांगी, कोमलांगी होगा भाई, कोमलांगी होगा, कोमलांगी। ठीक है, चलो चलो चलो, विशेष शब्द है रामलला। भाई माने कि जिसके बारे में बताया जाए वही तो विशेष होगा, जिसके बारे में बातें बताई जाए वही विशेष होगा। बुद्धिमती स्त्री नाना, रमापति, रामा के पति, ये तो विशेषण है। सीताराम नाना। यहाँ पे अब रामलला शब्द विशेष है। क्या है, रामलला शब्द जिसके बारे में बातें कही जाए, संज्ञा, संज्ञा ही विशेष होता है। ठीक है, अकेला, ये तो पद बन गया, युग बन गया। चलो आगे, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटिका है। तो जैसा किससे बना, विशेषण है, विशेष है, सर्वनाम है और अव्यय है। अब बताओ, काम की विशेषता बताई गई, वह से वैसा बना है। हाँ भाई, विशेषण बना है, सर्वनाम नहीं है, ये सर्वनाम नहीं है, विशेषण है। सर्वनाम से बना विशेषण है, हाँ विशेषण है भाई, क्योंकि काम की विशेषता जैसा वैसा, दाम की विशेषता वैसा से। ठीक है, विशेषण है। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। देखिएगा क्या होगा, अग्नि होगा, अग्नि का तद्भव अग्नि होगा, अग्नि का क्या होगा, अग्नि का आग होगा, मुंह का क्या होगा, मुख होगा। अमीर तो अरबी भाषा का शब्द, बैंक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बैंक अंग्रेजी भाषा का शब्द है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कंजूस, लोभी, मितव्ययी या मक्खीचूस। मितव्ययी, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, मितव्ययी क्या होगा, मितव्ययी होगा, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी उचित शब्द। चलिए आगे है, भूगोल का विलोम क्या होगा, भूगोल का विलोम क्या होगा, इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल या खगोल। भूगोल का खगोल माने कि आसमान, भूगोल का खगोल होगा, क्या होगा भैया, खगोल होगा, खगोल होगा भैया। चलिए, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, और प्रेमघन, ये तो तीनों हैं, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। यही श्रीधर पाठक जी नहीं है, श्रीधर पाठक जी नहीं है। कौन नहीं है, श्रीधर पाठक जी नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइए ये किस युग के कवि हैं, श्रीधर पाठक जी किस युग के कवि हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए। हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। पश्चिमी से तो मारवाड़ी आती है, पूर्वी वही जयपुरिया, जयपुरिया के अंतर्गत। ये पूर्वी क्या भैया, पूर्वी,
जयपुरिया जिसको कहते हैं जयपुरिया, और इसी के अंतर्गत उपबोली है हड़ौती। ठीक है, दक्षिणी से मालवी आता, उत्तरी से मेवाती, उत्तरी से मेवाती। चलो आगे चलते हैं हम। अघोष अक्षर कौन सा है? अरे जिनके उच्चारण में गले में घर्षण ना हो उसे अघोष कहते हैं। अ, ज, हा और सा। तो भाई ये बताओ, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है और सभी स्वर सघोष अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर सघोष अल्पप्राण होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, च छ जा, ये तीसरा ये नहीं हुआ, ये तो है, यही है। तीनों सा अघोष महाप्राण होते हैं, तीनों सा अघोष महाप्राण होते हैं। इस सा के साथ ये भी, ये होगा और ये भी होगा, ये सब अघोष महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अघोष महाप्राण होते हैं। चलिए आगे, भावुक का संधि विच्छेद कीजिए। भावुक में कौन सी संधि है? भावुक में भैया यण नहीं, अयादि है, अयादि है। क्या? भावधन उक। ठीक है, ये है भावधन उक, अवधन उ मिलके आउ बना। क्या बना? आउ बना है, आउ। भावुक, भावुक। ठीक है, अयादि संधि। चलिए अब चलते हैं आपके आखिरी पे। अब यहाँ पे बताओ, जल्दी से बताओ, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर विहारी। अब यहाँ पे मात्राएं हमें लगाना है, तो यहाँ पे कौन सा छंद होगा भाई? अब हमें बता दीजिए, अब हमें बता दीजिए कौन सा होगा। क्या चौपाई होगा, दोहा होगा, सोठा होगा, सवैया होगा? तो हम गिनते हैं ना, आइए मेरे साथ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हुआ। अगर एक पंक्ति में हमें 16 मिल गया तो आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16, एक बढ़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चौपाई होगा। क्या होगा? चौपाई होगा मेरे भाई। तो प्यारे साथियों, आज 151 प्रश्नों की सीरीज थी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग देखोगे तो और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद।